कई बार क्या होता है ना, लाइफ में हम कुछ करते हैं वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है। फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, तो अखबारों में लिखती रही लगातार, बट वो बात नहीं आ रही थी बिकॉज ऑल माय फ्रेंड्स हैड गॉन टू दिल्ली एंड मेड देयर करियर इन द टॉप चैनल्स ऑफ द डिफरेंट ऑफ इंडिया। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा कि यार ये बहुत अनफेयर है हमारे हिंदुस्तान में? एक इंसिडेंट ऐसा था जो मैंने सोचा नहीं था। एक बच्ची थी 3 साल की, तो शी केम टू अस अंडर द पॉक्सो एक्ट। आपने एक पॉक्सो की बात की जो एक्ट है, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि एग्जैक्टली क्या है और क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। आप कैसे मैम समझाते हैं कि ये गुड टच है या बैड टच? जैसे कि अब छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको आप डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का यूज करके आप गुड टच बैड टच नहीं बता सकते। कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको आपको नो कहना है, टच नहीं करने देना है, तो वो हम कुछ कीवर्ड्स उनको दे देते हैं, रन, गो, नो। बच्चे को हमें तैयार इस तरीके से करना है कि वो किसी भी सर्कमस्टांस में गिव अप ना मारे, प्लस वो कोई भी चीज हो अपने लिए अच्छी कर ले। He should be able to do well in life. अगर आपने उसे मेहनत करना सिखा दिया, अगर आपने उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा दिया, अगर आपने उसे टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, हम शिक्षा की जब भी बात करते हैं तो हमारे बहुत से ड्रीम्स होते हैं, और आपके ड्रीम शिक्षा एजुकेशन के साथ ज़रूर पूरे हो सकते हैं। मेरा नाम है आरजे पुनीत, आप देख रहे हैं NFA डिजिटल, जिस पे हम लेकर आते हैं पुनीत का पॉडकास्ट और हमारे इस प्रिंसिपल स्कूल और उनकी बातें। आज एक और शख्सियत, एक और प्रिंसिपल हमारे साथ पुनीत का पॉडकास्ट में जुड़ रही हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत सारे, बहुत कमाल धमाल, बहुत ज़बरदस्त वाले काम किए हुए हैं एजुकेशन फील्ड में। लास्ट 20 ईयर्स से मैम अपना स्कूल, उसकी जॉइंट डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैं। वो कौन है मैं आपको मिलवाता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। साथ ही साथ मैम का मीडिया एंटरटेनमेंट फील्ड से भी ताल्लुक़ रहा है। क्या है ये जर्नी, ये भी आज बात करेंगे। साथ ही साथ मैम एक्स मेंबर मजिस्ट्रेट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी जुड़ी रही हैं। वेलकम करते हैं ऋचा खन्ना मैम, जो कि वरदान इंटरनेशनल एकेडमी की डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैं। सो मैम, वेलकम है आपका NFA डिजिटल पर। Thank you so much, Puneet, and I'm feeling awesome coming to you and for this conversation. गुड टू सी यू मैम। एंड कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है मनुष्य जीवन, पहले तो ये जानेंगे। बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, और अब क्योंकि आपके साथ हूँ तो और अच्छा फील कर रही हूँ। वंडरफुल मैम। सबसे पहले तो हम जब भी एजुकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले आपकी जर्नी की यदि बात करें लास्ट 20 ईयर से, और आप वरदान इंटरनेशनल एकेडमी में प्रिंसिपल भी हैं, जॉइंट डायरेक्टर भी हैं, वो भी हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की, आप एज एन एंकर भी थे, राइट? सो अब तक की जो जर्नी रही है वो आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बिल्कुल। सो कई बार क्या होता है ना, लाइफ में हम कुछ करते हैं वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, और यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। सो समथिंग लाइक दैट हैपेंड इन माय लाइफ एज वेल। सो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स जो किया वो मास कम्युनिकेशन में किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। सो आई वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ मीडिया एंड आई डिड अ लॉट ऑफ राइटिंग। मैंने बहुत टीवी किया, करीब मैंने 10 साल टीवी किया। सो मैंने 4 साल ETV में एंकरिंग भी की, स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। फिर मैंने एक हेल्थ मैगजीन दूरदर्शन में कल्याणी के नाम से थी, वो मैंने 6 साल की। अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन वर्क, FMs में भी काम किया, तो बहुत कुछ किया। लेकिन शादी लखनऊ में ही हो गई। और उस समय जो समय था वो ऐसा था कि फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, तो अखबारों में लिखती रही लगातार, बट वो बात नहीं आ रही थी बिकॉज ऑल माय फ्रेंड्स हैड गॉन टू दिल्ली एंड मेड देयर करियर इन द टॉप चैनल्स ऑफ द डिफरेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बट देन सडनली घर पे सबको लगा कि ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इसमें एनर्जी भरी हुई है, इसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो इट वाज माय फादर इन लॉ हु इंस्पायर्ड मी टू ओपन दिस स्कूल। तो ये एक उन्हीं का, एक मैं कहूँगी आशीर्वाद है, उन्हीं की इंस्पिरेशन है, उन्हीं के कारण आज जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, और आज मैं ये फील कर रही हूँ कि मैं तो शायद इसी के लिए बनी थी। सो मैम, एजुकेशन की जहाँ हम बात कर रहे हैं, आप शुरू से ही लखनऊ में ही हैं या किसी और शहर से आना हुआ? नहीं, मैं शुरू से ही यहीं रही हूँ। मैं पैदा जरूर कानपुर में हुई हूँ, लेकिन मेरी पूरी स्कूलिंग, सारा कुछ, सब कुछ यहीं लखनऊ में हुआ है। सेंट एग्नेस, देन लोरेटो एंड देन लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो बिल्कुल एकदम
ऑथेंटिक लखनऊ वाली हूँ। क्या बात है, सुपर। एजुकेशन, जैसा कि आप 20 ईयर्स से आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, जी। एंड आप एक्स मेंबर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर भी रहे हैं। जी। वो जर्नी कैसी थी? मैं सबसे पहले वो जानना चाहूँगा कि क्या वर्किंग था, किस तरीके से आप लोगों ने काम किए, वो आप बताएं। जी, तो क्योंकि मैं स्कूल से जुड़ी हुई थी, अपना स्कूल चला रही थी, तो बच्चों के प्रति मेरा एक जुड़ाव लगाव हो ही गया था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, एंड देन बीइंग अपॉइंटेड एज अ मेंबर मैजिस्ट्रेट इन अमंगस्ट 5 द बेंच ऑफ 5 मैजिस्ट्रेट, इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। क्योंकि वो देखिए सब बहुत वरिष्ठ थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, रिटायर्ड लोग भी थे उसमें, और उसमें मैं यंगेस्ट मेंबर मैजिस्ट्रेट थी। सो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत जानकारी मिली, ट्रेनिंग्स के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत काम करने को मिला, क्योंकि 5 साल के टेन्योर में हमने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें कि चाइल्ड लेबर को हमने बहुत रेस्क्यू किया। वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन चाइल्ड बेगरी, वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, मैंने बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस रुकवाई, तो वो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत उपलब्धि है हमारी। हम निरीक्षण करते थे जो जितने भी शेल्टर होम्स हैं जहाँ पर बच्चे रखे जाते हैं, आश्रय गृह, उनका हम सब निरीक्षण करते थे कि सब अच्छे से बच्चे रखे जा रहे हैं कि नहीं, क्या कंडीशंस है, कोई भी बच्चा कहीं खोया हुआ है, मिसिंग चाइल्ड है, तो उसको प्रॉपरली आश्रय देना, फिर उसके माता पिता जब मिल जाते हैं तो उनको प्रॉपरली लीगली उनको सौंपना, ये सारे काम हमने किए। तो बहुत बहुत कुछ नया करने और सीखने को मिला। वंडरफुल। मैम, जब भी हम ऐसे चाइल्ड्स को देखते हैं, इनकी बात होती है, हमारे हिंदुस्तान में हो या कहीं पर भी हो, सो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा कि यार ये बहुत अनफेयर है हमारे हिंदुस्तान में? या मतलब मैं ऐसा पहले तो ये कहूँगी कि ऐसे बहुत दिल दहलाने वाले इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा था जो मैंने सोचा नहीं था कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, फेस टू फेस उस चीज़ के सामने मैं आ गई और मैं पूरा अंदर तक हिल गई थी। उसके बारे में बताना चाहूँगी। एक बच्ची थी 3 साल की, तो शी केम टू अस अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो जितने भी पॉक्सो के बच्चे थे वो भी हमारे थ्रू ही जाते थे, तो पूरा केसेस हम ही लोग टेकअप करते थे। तो होता क्या है कि बच्चों की जो स्टेटमेंट होती है वो हम लोग खुद ही ले लेते थे, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, वेरी यंग। तो काउंसलर्स, मैजिस्ट्रेट्स खुद ही, फीमेल मैजिस्ट्रेट्स खुद ही ले लेते, स्पेशली छोटी बच्चियों के, बालिकाओं के। तो कोइंसिडेंटली हमारी 2 और जो महिला मेंबर मैजिस्ट्रेट्स थी वो थी, बट उन्होंने कहा इस बार आप लीजिए। मैं लेके गई उस बच्ची को, और उस बच्ची के जो एक्सपीरियंसेस थे, सच इनोसेंस, शी डिडंट नो व्हाट टू डू, शी डिडंट नो व्हाट टू से, शी वाज अंडर द स्टेट ऑफ शॉक। उसके ही घर के पड़ोस में जो झुग्गी होती है, उसके बगल में एक झोपड़ी, वेयर जो फैमिली रहती थी, उनके घर एक मेहमान आए हुए थे दूसरे गांव से, एक लड़का आया हुआ था जिसको वो चाचा कहती थी, और किस तरीके से उसने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरीके से कई दिनों से उसने उसको बहलाया फुसलाया, द वे he was eyeing her, वो तो नहीं बता पाई, बच्ची बहुत छोटी थी, बट हम लोग एज एडल्ट समझ सकते हैं, और कैसे उसको अबडक्ट करके ले गया और उसके साथ ये गलत काम किया। तो इट वाज लाइक समथिंग दैट हम सब पेरेंट्स भी हैं, और मैं तो स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत ही छोटे बच्चों का, स्कूल से लेकर 12th तक के बच्चों को हैंडल करती हूँ, तो बहुत दिल दहलाने वाला। आपने एक पॉक्सो की बात की, जो एक्ट है, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं कि एग्जैक्टली क्या है और क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जी, पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो इसमें क्या है कि अगर बच्चों के साथ कोई भी फिजिकल, इवन मेंटल या शाब्दिक भी गलत अश्लील शब्दों का प्रयोग, ये सब कुछ उसमें असॉल्ट में आ जाता है। तो इसमें क्या है, इवन आप मान के चलिए जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ ये एक ऐसा इकलौता क्राइम है जिसके बारे में आपको तुरंत सूचना देना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं दी, और मतलब इवन जो इसको जानता है इस क्राइम के बारे में और वो चुप है, वो भी उतना ही फॉल्ट में है, और उसको उतनी ही सजा मिलती है जितनी अक्यूज्ड को मिलती है। बड़ा दिल दुखता है जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि 3 साल, 4 साल, 5 साल की इतनी छोटी बच्चियों के साथ जब दुष्कर्म होते हैं, तो मन बहुत ख़राब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में शायद लगता है कानून और स्ट्रांग होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, क्यों ये केसेस अभी भी नहीं रुक रहे? नंबर्स क्यों
मल्टीप्लाई बढ़ते होते जा जा रहे रहे हैं। हैं। देखिए मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत कमी रही है, लेकिन अब मैं कहूँगी चीज़ें बेहतर अवेयरनेस के मतलब बेटर हो रही हैं। वाई? बिकॉज लाइक हम स्कूल्स में भी, हर तरीके के स्कूल्स में आजकल काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं। Right. तो हम लोग गुड टच बैड टच Yes. मतलब काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं, जो कि हम एक एज अप्रोप्रिएट वे में ले रहे हैं। आप कैसे मैम समझाते हैं कि ये गुड टच है या बैड टच? मैं चाहूँगा कि Yes. ये भी आप बताएं ताकि देखने वालों को भी ये चीज़ जी, मैसेज जाए। जैसे कि अब छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको आप डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का यूज करके आप गुड टच बैड टच नहीं बता सकते, Right, क्योंकि right. उनको जनरली बहलाया फुसलाया जाता है और फिर होता है। तो उनको बेसिकली अवेयरनेस जरूरी है कि कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको आपको नो कहना है, टच नहीं करने देना है। या फिर बच्चे मेंटली फंस जाते हैं, साइकोलॉजिकली किसी के जाल में फंस गए हैं, तो उस समय उनको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए एज अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्री नर्सरी का बच्चा है 3 साल का, तो उसको अगर हम बहुत डिटेल में समझाएंगे ये हो तो ये करना, वो हो तो वो करना, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो उसको सिंपल डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बेटा दीज आर द बॉडी एरियाज वेयर यू शुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू टच अदर देन योर ओन पेरेंट्स। राइट। और अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इवन अगर आपके पेरेंट भी छू रहे हैं, तो देखिए कई बार हमको ये चीज बतानी पड़ती है, क्योंकि कई बार बीइंग अ CWC मेंबर, अब मैं बहुत अवेयर हो गई हूँ इस तरीके के केसेस से। सो देयर हैव बीन फादर्स हु वर अक्यूज्ड आल्सो, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो वी हैव टू मेक देम अवेयर, बट इन अ सटल मैनर, इतना जितना उनकी साइकोलॉजी जो है वो मतलब हैंडल कर पाए। सो हम गुड टच बैड टच की जो हम बात कर रहे हैं, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में अब इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस की जा रही है, बातचीत की जा रही है। एंड आई थिंक जो आपने कभी इंसिडेंट बताया, क्या किसी रियल लाइफ घटना से ही आपकी बुक आधारित है? जो आपने एक बुक लिखी है, हमारे पास ये बुक है, मैं हमारे सभी जो देखने वाले उनको बताना चाहूँगा, गार्गी अदम्य अटूट अस्तित्व। ये मैम ने एक बुक लिखी है, सो आप इसे ज़रूर पढ़ें। और इसका जो पीछे के कुछ सिनॉप्सिस हैं कि गार्गी की कहानी प्रियंका के नाम उसकी 9 साल की उम्र से शुरू होती है, और इसी छोटी सी उम्र में जिस पड़ोस की मौसी को उसने अपनी माँ माना, उसको उसने अपने ही पिता के साथ हम बिस्तर देखा। सो मैम, क्या है, थोड़ा सा आप इस बुक के बारे में बताइए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एज अ राइटर भी सामने आए हैं, ये कला भी आपकी सामने आई है, तो वो आप बताएं मैम। देखिए, कोई भी कहानी लिखी जाती है तो वो सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है उसके इर्द गिर्द ही लिखी जाती है। तो ये कहानी तो एक फिक्शनल स्टोरी है, बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि जो इंस्पिरेशन ड्रॉन है वो कई जो आप अपने आसपास होता हुआ देखते हैं उससे कहीं ना कुछ प्रभावित रहा है। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु इज़ 8 to 9 years। और कई बार हम लोगों के भारतीय समाज में हम लड़कियों की, महिलाओं की बचपन से कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम लोगों को सॉफ्ट बाउंड्रीज बनाना नहीं आती, हमें पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम अच्छी बच्चियां तभी कहलाते हैं जब हम हर बात पर हाँ कहें। जो प्रश्न उठाता था हम लोग जब छोटे थे, या हमारे एज ग्रुप में जब हमारा जो जमाना हम कहेंगे था, तो वो थोड़ा सा उसको उतना महत्व नहीं मिलता था। तो ये कहानी उसी समय की है जब उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इस तरीके की चीजें जब एक 9 साल के बहुत ही कोमल मन पर जो प्रभाव डालती हैं, उस प्रभाव के बाद भी उस लड़की ने कैसे अपने लाइफ के एक के बाद एक और काफी ज्यादा चैलेंजेस आए, तो उनको कैसे उसने किया। सो इट इज लाइक अबाउट इंस्पायरिंग, इट्स अबाउट अ पॉजिटिव एनर्जी, इट्स अबाउट टूटना नहीं है, चलते रहना है, और हमेशा जिंदगी में खुश रहना है या खुशी को ढूंढना है, बनाना है खुशी को अपने लिए। तो इट्स रोने धोने वाली कहानी नहीं है। गार्गी वो है, गार्गी इज द मेन कैरेक्टर, एंड जिस लड़की प्रियंका की कहानी है वो आगे चल के अपना खुद का नाम गार्गी रखती है। क्या बात है, सुपर। सो ये बुक हम भी जरूर पढ़ेंगे, और बुक स्टॉल पर ये होंगे अवेलेबल मैम? Amazon पे है, फ्लिपकार्ट पे है, और यूनिवर्सल बुक सेलर्स हजरतगंज और गोमती नगर दोनों में अवेलेबल है। और अभी ये कोशाला लिटरेरी फेस्ट में भी इसको चलिए, हम लोगों की शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो और मच। जैसा एक परंपरा रही है कि जब बुक लिखी जाती तो उस पर फिल्म भी बनती है, कुछ ऐसी किसी पे नजर पड़ जाए
तो ये तो I सोने पे hope सुहागा so. था। I'm crossing my fingers. वंडरफुल। सो मैम, हम जैसे चाइल्ड वेलफेयर या इस टॉपिक पे जब भी बात करते हैं, और आप भी बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आप जी। प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, टेलीविज़न में आपने काम किया है, राइट? कॉर्पोरेट में किस तरीके से फीमेल अपने आप को सेफ रखें या क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं चाहूँगा आप वो भी बताएं। जी, मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ कोर क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें अपनी बच्चियों में, जैसे अब हम लोग के भी बच्चे छोटे हैं या बढ़ रहे हैं, तो हमें वो डेवलप अभी से करनी चाहिए अपने छोटे बच्चों में, जिसमें कि सबसे पहले जो मैं किसी भी लेडी या महिला को बोलूँगी या अपनी बेटियों को एक क्वालिटी डालने को बोलूँगी, वो है प्रश्न उठाना और सॉफ्ट बाउंड्रीज क्रिएट करना। एक जो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो पीपल प्लीजर्स हैं उनको इतना अप्रिशिएट किया जाता है हमारे समाज में, इतना उनको उठाया जाता है कि उस पूरी होड़ में हम अपनी सॉफ्ट बाउंड्रीज जो हमारी खुद की मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। Right. तो कुछ वक्त तक, कुछ उम्र तक ये चल जाता है, बट आगे चल के आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मुझे लगता है इवन कॉर्पोरेट में दिस इज द बेसिक थिंग। शुरू से यू शुड बी वेरी वेरी एडमेंट, नॉट adamant in a negative way, but yes, you should be strong about what you want from the job, Right. what is your target and how do you want to be treated. किसी और से एक्सपेक्ट करने से पहले हमें खुद को अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए और खुद को पता होना चाहिए कि हम कैसे ट्रीट होना चाहते हैं। Right. जो हम चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल। आप फीमेल, बीइंग अ फीमेल, आप टीवी में भी आपने काम किया, एज एन एंकर भी आप थे। आप एक बात आप कह रहे थे कि हमेशा ये हुआ है कि उस समय उतना पैसा फीमेल को नहीं मिलता था, लेकिन आज की डेट देखें, जो लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि कहीं पर भी, चाहे वो एज एन एंकर हो या एज अ मीडिया पर्सन हो, सो फीमेल को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है बीइंग अ मेल। सो आई एम हैप्पी। वैसे आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन इक्वालिटी। मैंने एक लड़की की जर्नी पे कहानी लिखी है, फिर भी मैं लाइक हार्ड कोर इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी जेंडर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सी देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। सो व्हाट आई फील इज कि जितनी जगह लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए, जब पहले हम अपने लिए जगह मांग रहे थे, तो अब वो चीज़ वाइस वर्सा वाली सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। मिली है कोई बात नहीं, साथ में मतलब पार्टनरशिप में काम होना चाहिए, झंडे गाड़ेंगे एक साथ में गाड़ने चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, पार्टनरशिप। मैम, वरदान इंटरनेशनल एकेडमी, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं, किस तरीके से डेवलपमेंट स्टूडेंट का हो रहा है? जी, ये हम लोगों का 2007 में हमने स्कूल स्टार्ट किया था, 21 बच्चे और 2 कमरों से, और आज बाय गॉड्स ग्रेस 1300-1400 बच्चे हैं। क्या बात है। तो भगवान का आशीर्वाद है। ये एक सेमी रूरल खरगापुर जो है गोमती नगर एक्सटेंशन में, वहाँ पर है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया वो ये फेस किया कि गांव के लोग थे, 90% फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे। तो आप समझिए कि 10-10 साल के बच्चे घर पे बैठे हुए थे। तो लिटरली हम लोगों को घर जा के बुलाना पड़ा कि इस बच्चे की पढ़ने की एज है, इसको स्कूल भेजो। सो दोज थिंग्स। एंड आज की तारीख में बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं। हमारे यहाँ शाम को स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है, स्केटिंग एकेडमी चलती है। तो हमारे बच्चे चाहे स्पोर्ट्स हो उसमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल सब में जीत रहे हैं। लिटरेरी फेस्ट हो उसमें इंटर स्कूल्स में जीत रहे हैं। जहाँ जो फील्ड आप बताइए उसमें झंडे गाड़ रहे हैं और एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो वो पेरेंट्स जो कोई ड्राइवर है, कोई ऑटो वाला है, तो एक मतलब जो हम लोगों का जो एक इच्छा थी ससुर जी की भी, उनकी भी ये थी, और मेरे पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन रहा, क्योंकि हम सब ने मिलके ये स्कूल खोला, मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज, और हम सब ने मिलके खोला। और मैं आपको ये बता दूं कि हम सारे लोग अभी भी सब लोग जुड़े हुए हैं और काम करते हैं प्रॉपर, आके बिल्कुल काम होता है, फैमिली बिजनेस वैसा, बिजनेस की तरह, क्योंकि लिया ही नहीं, कोई कुछ लेता ही नहीं है, सब सिर्फ इनपुट्स देते हैं। तो वो सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस डाला। तो एक जो बच्चों का जो ग्रोथ हुई है, दैट हैज बीन रिमार्केबल। एंड आई थिंक फॉर अ टीचर, फॉर एन एजुकेशनिस्ट, एनीवन डीलिंग विद एजुकेशन, आई थिंक ये हम सबकी सबसे बड़ी लाइफ की अर्निंग रही है कि वो बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं। जब एक हमारे एक्स स्टूडेंट ने अपनी पहली कार ली थी, तो वो सबसे पहले
स्कूल आया स्कूल था है। और उसने हम लोग को बिठाया कि मैम आपको बैठना है और हम वाह। मेरी पहली कार है, तो आई थिंक इससे बढ़कर कोई भी हमारे लिए अर्निंग नहीं हो सकती। बिल्कुल। बस ऐसा लग रहा था जग जीत लिया कार हमने। लेके मंदिर जाते हैं, लेकिन शिक्षा का मंदिर भी पहुंचे तो एक बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। थी हम लोगों बहुत के कमाल लिए। की बात है। जी। ओके, सो मैम एजुकेशन में आप 20 ईयर से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत से ड्रास्टिक चेंज देखे हैं, युग बदलते हुए देखा जी। है, और नई पॉलिसीज भी अब इंक्लूड हो चुकी हैं। जी। और क्या चीज़ें ऐसी जो एजुकेशन में हम ऐड ऑन करें ताकि स्टूडेंट का एक अलग लेवल हिंदुस्तान में एजुकेशन का पहुंचे? क्योंकि जब भी पेरेंट्स की बात आती है तो हमेशा एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जाता है जी, कि यार जी, ये जी। नहीं है, वो नहीं है, ओवरबर्डन है, इतनी बुक्स लेकर, इतना बड़ा हाँ, बैग सही लेकर, कह रहे हैं। राइट? तो क्या एक ऐसी चीज़ आपको लगती है कि हमको और इसमें सुधार करना देखिए, चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी ऑन पेपर हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार बनी हुई है। ज़रूरत है उसे ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की। इसमें मैं सबसे बड़ा जो आपने पूछा एक क्वेश्चन, वो मैं दो मेरे पॉइंट्स हैं उसमें। एक है स्किल एजुकेशन, बहुत ही Right. अच्छी स्किल एजुकेशन की मॉड्यूल हैं, सब कुछ है, CBSE में है, बट क्या वो हर स्कूल में हो पा रहा है उतने ही प्रॉपरली जैसे होना चाहिए? Right. क्योंकि हमारे देश में स्किल एजुकेशन पर उतना एम्फसाइज नहीं किया गया है। तो अब जो प्रोसेस चल रहा है, इसका हमें रिजल्ट आगे के 5 सालों के बाद मिलने शुरू हो जाएगा। हो जाएगा। तो एक स्किल एजुकेशन और एक लाइफ स्किल एजुकेशन। बिल्कुल। लाइफ मतलब आपकी लाइफ स्किल्स अगर डेवलप्ड रहेंगी तो बच्चे को हमें तैयार इस तरीके से करना है कि वो किसी भी सर्कमस्टांस में गिव अप ना मारे, प्लस वो कोई भी चीज हो अपने लिए अच्छी कर ले। ही शुड बी एबल टू डू वेल इन लाइफ। अगर आपने उसे मेहनत करना सिखा दिया, अगर आपने उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा दिया, अगर आपने उसे टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा दिया तो वो किसी भी सर्कमस्टांस में अच्छा कर लेगा। तो मुझे लगता है जो एक होड़ मची रहती है, बोर्ड टॉपर्स, परसेंटेज, मार्क्स, पेरेंट्स से अनुरोध करूंगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि इसको आप छोड़ दें। बिल्कुल। ये बहुत पुरानी बातें हैं। किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स से किसी भी व्यक्ति की आगे की जर्नी लाइफ कैसी होगी उसको मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आगे क्या करने वाला है वो उसकी स्किल्स डिसाइड करेंगे, उसकी लाइफ स्किल्स डिसाइड करेंगे, उसके नंबर नहीं। बिल्कुल मैम, नेम फेम एकेडमी हम लेकर हैं, और जिस तरह से आप टेलीविज़न में और तमाम प्लेटफॉर्म पर रहे हैं जहाँ पर एक नेम फेम हमेशा से रहा है, राइट? तो आप आज की डेट में एजुकेशन फील्ड में हैं, प्रिंसिपल हैं, आपने कभी और किसी बड़े चैनल पे या टेलीविज़न पे या कहीं कोई और ड्रीम मॉडलिंग का या कुछ चीज़ें ऐसी दिमाग में नहीं थी आपके कि ऐसा कहीं पे मुझे और नेम फेम मिले? आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, और जो करना था मैंने कर लिया। टीवी पे आने का मन था, एंकरिंग करने का मन था, कर लिया। थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ अपने टाइम पे, तो ठीक है। आज की तारीख में जो कर रही हूँ, आई थिंक मैं इसे करने के लिए पैदा हुई थी, तो आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। एंड आपकी अकेडमी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी, दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, और मैं चाहूँगी कि हमारे जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, तो आजकल इतनी सारी फील्ड्स हैं, देयर इज़ समथिंग फॉर एवरी चाइल्ड। तो मैं चाहूँगी ये स्कूल तक पहुँचे कि ये भी एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हो सकता है, एक करियर ऑप्शन हो सकता है। लाइक वी आर वर्किंग ऑन इंजीनियरिंग, मेडिकल, CUET, वी आर वर्किंग, इवन एविएशन आ गया है, हम लोग मतलब सैलॉन ट्रेनिंग्स एंड ऑल, हम हर तरीके की स्किल की अपने यहाँ वर्कशॉप करते हैं। तो मैं अगली वर्कशॉप चाहूंगी कि नेम फेम एकेडमी आके करें हमारे स्कूल में, क्योंकि बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। किसी को ये ना लगे कि अरे ये तो हमारे इंटरेस्ट का है ही नहीं। तो आई वांट टू टेल द चिल्ड्रन एंड आई वांट टू टेल एवरीवन इन जनरल। डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये फील्ड के अलावा भी ऐसी चीजें हैं जहां आप काम कर सकते हैं। एंड अगेन पुनीत, सबके स्किल सेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो व्हेन द स्किल सेट्स आर डिफरेंट, इट्स बेस्ट व्हेन दे नो व्हाट दे वांट टू डू। ओके, सो मैम, एक हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है, बच्चों के सवाल करे बवाल। अच्छा, लेकर आते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, सो मैम, अक्सर होता है आप स्कूल लाइफ में कभी आपको किसी चीज़ के लिए कोई पनिशमेंट, क्लास से बाहर या कुछ ऐसे निकाला गया? हाँ,
अच्छा, बातें करने किस- के लिए बहुत बातें करती थी, बहुत ज्यादा। बहुत सारी तो गॉसिप्स होती थी। बहुत सारी गॉसिप्स होती थी एंड आई डिड नॉट वांट टू मिस एनी। सो हाँ, उसके लिए तो मुझे कई बार इनफैक्ट मेरे ख्याल से मेरे मम्मी पापा को बुला के शिकायत भी की गई थी। अरे वाह। तो अब इसका कुछ इलाज नहीं, वो तो आज भी बहुत करती हूँ। स्कूल की बात आती है, नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स याद आते हैं, तो सबसे एक मैं हम लोग जो देखते थे, आपके स्कूल के बाहर कोई वो एक चूरन चटनी या बेर बेचने वाला रहता यस यस, हमारे यहाँ वो एक चूरन वाले भैया आते थे और वो ना अलग अलग टाइप के चूरन रखते थे। वन वाज पिंक, वन वाज ब्लैक, और हमें और इमली भी रखते तो थे। आपको कितने रुपए मिलते थे उस वक्त? मिलते मिलते क्या था, एडजस्टमेंट्स होते थे। हम लोग 1 रुपए वाले हैं, वो सब हमें 50 पैसे में मिलता था उस समय। मतलब हमारा छोला भटूरा भी 85 पैसे में एक प्लेट मिल जाता था। तो 50 पैसे का मिलता था और हमें पक्का पता होता था कि इसको खा के गला खराब होगा और मम्मी को पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी खाते थे। ओके, कभी बहाना मार के आपने स्कूल ना जाने का बहाना किया? ये तो नहीं किया है, क्योंकि मुझे क्लास 6 से क्लास 10 तक 100% अटेंडेंस का प्राइज मिला है। अरे तो वाह। आई थिंक आई वाज अ टू गुड गर्ल। क्या बात है। अब नहीं लेना चाहिए ये प्राइज। फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं आप किसी? हाँ, टीचर्स याद हैं? माय टीचर्स, मेरी टीचर्स आज भी मेरे टच में हैं और मैं प्राउडली कह सकती हूँ, जब मेरे यहाँ फंक्शंस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स डेज होते हैं, तो मेरे क्लास टीचर्स अभी भी मेरे फंक्शंस में आते हैं। मैडम नकवी हैं जिन्होंने क्लास 7th में मुझे पढ़ाया, और मैम दुबे हैं जिन्होंने क्लास 6 में पढ़ाया। मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाई है, भुवन पंत सर। सो ये सब अभी भी जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैम दुबे और मैम नकवी तो आके स्कूल भी देख गए हैं, और एक बच्चे के लिए अपने टीचर को दिखाना कि मैम देखिए मैंने ये कर लिया, तो जब वो आते हैं तो मैं बिल्कुल आई बिकम लाइक अ चाइल्ड कि मैम देखिए ये भी किया है, ये भी किया है, लाइक दैट। सुपर। चलिए मैम, सो इस पूरे पॉडकास्ट में बातचीत करके आपसे बहुत मज़ा आया और आपकी जर्नी बहुत कमाल है, और डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। आखिरी में क्या एक मैसेज आप अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से हमारे पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहेंगे? मैसेज यही रहेगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचें और हमेशा साहस अपना बरकरार रखें, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे लेकिन वो यूं चले भी जाएंगे। वंडरफुल। Thank you थैंक यू so सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू पुनीत, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत मज़ा आया। और ये आपका पॉडकास्ट एक बहुत ही मेरे ख्याल से हम लोग को पहली बार एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी बातें भी कर सकें, तो इसलिए इसके लिए एक बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और ये जो मन की बात या दिल की बात है, ये तमाम प्रिंसिपल्स की है। बहुत से प्रिंसिपल ने कहा है कि आपने प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी बात रख सकें। सो थैंक यू सो मच, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पुनीत। सो रिचा मैम, जिनसे आज हमने उनकी जर्नी की, उनकी लाइफ की, स्कूल की और चाइल्ड वेलफेयर को लेकर बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में की हैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट भी उतना ही पसंद आया होगा जितना पहले आपने हमें पसंद किया है। सो आप हमारे चैनल को, इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहें NFA डिजिटल पर। मेरा नाम है RJ पुनीत, हम कला सिखाते हैं।